पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल जी, हमारे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह जी, आरसी चौधरी जी, भाई ओम प्रकाश नागा जी, सुरेंद्र बेनीवाल जी, हमारे राजेंद्र यादव जी प्रधान प्रतिनिधि, मेरे बहुत ही दिल के करीब उपसभापति महेश मंगोतिया जी, मेरे साथ प्रधान रहे और जिनका मैं बहुत दिल से कदर करता हूं, मेरे बड़े भाई कांता प्रसाद जी पूर्व प्रधान जी, मेरे छोटे भाई प्रवीण जाखड़ जी, राजपाल डोई जी, बहन मंजू सैनी जी, ब्लॉक अध्यक्ष मदन सैनी जी, ब्लॉक अध्यक्ष पाटन बालाराम जी, सुरेंद्र यादव जी, राजू भाई, सैनी साहब, जुबेर भाई, राधे श्याम जी, हमारे पूर्व नगर पालिका चेयरमैन धर्मेंद्र गठाला जी, यादव जी, सैनी जी, मैं सबका नाम लूंगा, समय लगेगा, लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, आपको सैल्यूट करना चाहता हूं, जिनकी वजह से हम लोग ऊपर बैठे हैं, जिनकी वजह से लोकतंत्र जिंदा है, जिनकी वजह से आज संविधान बचा हुआ है और जिनकी वजह से कांग्रेस का झंडा पूरे राजस्थान में बुलंद है, नीमका थाना में, जिले में, सब जगह बुलंद है। सबको सुना, नीमका थाना सुना, नीमका थाना और मेरा बहुत पुराना लगाव, और लगाव तब से है जब स्वर्गीय मोहनलाल मोदी साहब जब यहां से विधायक हुए और मैं जिला कांग्रेस कमेटी में वकील था और जिला कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी बना। चौधरी नारायण सिंह जी ने मुझे और प्रहलाद जूरिया जी को यहां एक चुनाव से पहले ऑब्जर्वर बना के भेजा था और मोदी साहब ने, उस वक्त हम बच्चे थे, लेकिन सुरेश जी वो कदर ऑब्जर्वर के रूप में वो कदर की जो मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ऑब्जर्वर आया है तो हमारे लिए सम्मानीय है। उन्होंने खुद उस मीटिंग में शिरकत की और तब से लेकर के नीमका थाना से मेरा हमेशा जुड़ाव रहा। रमेश जी खंडेलवाल जब एमएलए थे, जब जब भी आपने बुलाया मैं आया। आज सुरेश मोदी जी जब जब भी ये याद करते हैं, मैं हमेशा नीमका थाना से इतना दिल से प्यार करता हूं कि मैं इनको मना नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि ये जो जुड़ाव है ये आपके प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद के कारण से है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, मैं कांग्रेस से प्यार करता हूं। मेरे लिए कांग्रेस पहले है, आदमी बाद में है। जब सुरेश मोदी जी निर्दलीय लड़े, मैं रमेश जी से प्यार करता था क्योंकि रमेश जी कांग्रेस से लड़ रहे थे। जब सुरेश मोदी जी कांग्रेस से लड़े तो मेरा इष्ट साक्षी है, मैंने एक दिन टेलीफोन नहीं किया, मेरा कोई संबंध नहीं है रमेश जी से। मैंने सुरेश मोदी जी को कहा कि तन मन और धन तो आपकी बहुत है, जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस है तो हम सब हैं, अलग अलग फटेंगे तो मैं समझता हूं कि हम कांग्रेस को कमजोर करेंगे, फिर कांग्रेस के भाषण देने से कोई फायदा नहीं। आज मुझे खुशी हुई कि आप सब लोग यहां कांग्रेस के मंच के ऊपर एक साथ बैठे हो। मुझसे बड़ा तोहफा नीमका थाना मेरे लिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कोई दे नहीं सकता। जो आपने मुझे दिया है इसको जिंदगी में संजो करके रखूंगा। जिंदगी में कभी मेरे कर्म वचन सब व्यवहार से कभी भी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो कांग्रेस के झंडे के तले आकर के बैठ करके मदद करे, कांग्रेस को ऊपर करे, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। जो कांग्रेस की खिलाफत करे उसके लिए मेरे लिए दरवाजे बंद है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए ये बात
चूंकि आज है कई दिनों से मेला मंडा है, तो मैं चाहता हूं कि दिल की बात करनी चाहिए और बहुत साफ स्पष्ट बात करनी चाहिए कि अगर हम सब मिलकर के कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो मैं लिख के दे रहा हूं कि नीम का थाना में नगर पालिका चुनाव हो चाहे पंचायत समिति को चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ये मैं आपको निवेदन करता हूं। आज आप देख रहे किस तरीके का वातावरण है। आज 11 साल से मोदी जी हैं। आप बताइए साहब 11 साल में क्या किया। मैं तो 1 साल को छोड़ दो। आप इस 1 साल में तो मोदी जी पूरी तरीके से विदेश में रहे हैं, क्योंकि जो ही दिल्ली में प्रवेश करते हैं मोदी जी और वो आरएसएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का झगड़ा, वो नीतीश बाबू का, वो चंद्रबाबू नायडू का दबाव, उससे उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो पुनः टूर बना करके विदेश में चले जाते हैं। आराम से अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छी आवभगत, और छोटे छोटे देशों में वो जो हमारे 5वीं 7वीं के बच्चे खो खो में खेल करके सरकारी टूर्नामेंट में आते हैं, वैसे मेडल पहन पहन के आ रहे हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए मुझे, जब 10 साल हमारी यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो क्या कानून बनाए और आज मोदी जी ने क्या फैसला किए, ये बात मैं आपसे 5 मिनट में करना चाहता हूं। जब मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने फैसला किया कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अनिवार्य कानून लेकर के आए, 1 साल से 14 साल के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा होगी, सरकारी शिक्षा पूरी तरह मुफ्त होगी, भवन बनेंगे, लाइब्रेरी बनेगी, आईटीआई लैब बनेंगे। आप देख रहे हैं कि एक क्रांति आ गई। और 2009 से 4 से लेकर के जो 14 तक मनमोहन सिंह जी थे, तब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, उसके बाद में जो नींव उन्होंने रख दी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरा फैसला उन्होंने किया, हर व्यक्ति को, गरीब को काम मिलना चाहिए। सेठ साहूकार के आगे या बड़े उद्योगपतियों के आगे अपना फेंटा नहीं टेकना पड़े उनके कदमों में। इसलिए काम का अधिकार कि अगर कोई ग्राम पंचायत में जाकर के 6 नंबर का फॉर्म भरेगा तो उसको 100% काम मिलेगा। काम की गारंटी मनरेगा के माध्यम से देने का काम किया तो वो मनमोहन सिंह जी की सरकार और हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी थी। तीसरा जो कानून उन्होंने बनाया, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार। आप देख सकते हो कि भोजन का अधिकार आज मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मैं 2 रुपए किलो में गेहूं दे रहा हूं। मोदी जी, ये आपकी योजना नहीं है, आपका कानून नहीं है, ये कानून है मनमोहन सिंह जी का, यूपीए सरकार का और सोनिया गांधी जी की सोच का परिणाम है कि आज कानून बना करके उन्होंने दिया कि आपको काम मिले, ये भी कानून है, आपका बच्चा निःशुल्क पढ़े, ये भी कानून है, और कोई भूखा इस देश में नहीं सोए, इसके लिए गरीब को 2 रुपए किलो में, 1 रुपए किलो में गेहूं मिले। ये तीनों कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपी की सरकार ने बना करके दिए। मोदी जी ने क्या दिए, इसमें भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आप प्रमुख लोग हैं, संगठन के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जब जाकर के बाजार में बताना तो पड़ेगा, जब बैठेंगे तो भाई फर्क क्या है बीजेपी की सरकार में और हमारी सरकारों में, फर्क क्या रहा है, किस सोच का फर्क है। तो मोदी जी ने नोटबंदी, आतंकवाद समाप्त कर दूंगा, नोटबंदी करने के कारण बताए थे, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद नजरें नहीं मिला सकेगा, आना तो दूर है। ये कई चीजें बता करके उन्होंने नोटबंदी की। मैं पूछना चाहता हूं कि इस नोटबंदी का किसी को कोई फायदा हुआ किसी को कोई फायदा? जीएसटी का किसी को कोई फायदा हुआ? नहीं की। 15 महीने तक किसानों को खून के आंसू रोने पड़े और तब जाकर के देश के पड़ा कि इनमें जो आपकी जायज मांगे हैं एमएसपी वगैरह की,
उसको मांगे हैं एमएसपी वगैरह की, उसको हम 1 साल के अंदर पूरा कर देंगे। आज उस समझे कि मोदी जी क्या हुआ, तो उन्होंने वापस दिल्ली की सड़कें रोक दी, दिल्ली में घुसना भी उनका बंद हो गया। दोबारा उनको बेचारों को ठगा सा महसूस होना पड़ा, और आपने देखा होगा कि वापस ये 3 काम मोदी जी ने किए, 3 काम मनमोहन सिंह जी ने किए। अब आपको और हमको फर्क करना है कि क्या वो सरकार अच्छी थी या ये सरकार ने कोई अच्छा काम किया है। ये मैं मोदी जी के लिए, केंद्र की सरकार के लिए पूछना चाहता हूं। मैं राजस्थान की सरकार पे आता हूं। 5 साल हमारी सरकार थी, काम किया है, ये मैं मोदी जी के लिए, केंद्र की सरकार के लिए पूछना चाहता हूं। मैं राजस्थान की सरकार पे आता हूं। 5 साल हमारी सरकार थी, एक से बढ़कर के एक फैसला, 25 लाख तक का इलाज, आरजीएचएस सरकारी कर्मचारी को कितना भी इलाज कराना पड़े, कितना भी खर्चा हो जाए, डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, 1 रुपया देने की दरकार नहीं, उसका इलाज हो रहा था। 3737 गरीब के बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली। 1500 यूनिट हर उपभोक्ता की, चाहे गरीब हो पैसे वाला हो, सबकी बिजली फ्री की। 12,000 रुपये किसानों के बिजली के फ्री किए कि नहीं किए। फूड पैकेट बांटे, मोबाइल बांटे। 80 जो हमारे 1 करोड़ 80 लाख पहले थे, अब 1 करोड़ है, 1 करोड़ लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया कि नहीं किया। गरीबों के बच्चों को विवेकानंद स्कॉलरशिप, विदेश में जाए तो 50 लाख रुपए भी लगे तो वो जा सकता है और सरकार खर्चा देगी। मैं एक नहीं, मैं 100 कारण आपको बता सकता हूं, 100 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि जो हमारी सरकार ने किया। और हमारे इलाके के लिए तो सबसे बड़ा, अगर कोई काम हमारी सरकार ने किया इन जन हितैषी योजनाओं के अलावा, तो सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला देने का काम किया। इस जिले वाली बात के लिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे कोई इसमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है। ये सुरेश मोदी जी जो आपके विधायक हैं, ये हर बार जब भी जाते थे तो अशोक गहलोत जी के पास में जाकर के कहते थे कि मुझे नीम का थाना का जिला दे दो, आप खाली बॉन्ड पे मेरे से साइन करा लो, मुझे टिकट दो चाहे आगे की ना दो, लेकिन मेरे को नीम का थाना का जिला दे। जब हॉस्पिटल की बात आई तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने, मैंने लक्ष्मणगढ़ के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मांगा। मुझे अशोक गहलोत जी ने कहा कि भाई एक जिले में 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं दे सकता, आप प्रदेश अध्यक्षों में आपको मना कर नहीं सकता। नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी जी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मांग रहे हैं। अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं उनको मना तो नहीं किया, लेकिन आप अगर लक्ष्मणगढ़ का ले जाओगे तो मेरी प्राथमिकता आप हो, क्योंकि आप मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो। मैंने उसी वक्त कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का हूं, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले मिलना चाहिए तो नीम का थाना को मिलना चाहिए। ये बनावटी बातें नहीं है, ये दिल से निकलने वाली बातें हैं। मैंने कहा साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दीजिए। फिर जब बात जिलों की चली तो मैंने बीच में लगाया, मैंने कहा साहब नीम का थाना को जिला बनाओ और नीम का थाना झुंझुनू, सीकर और चूरू, इनको मिला करके हमारा सीकर संभाग बनाओ। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा यार संभाग वंभाग का तो मैंने सोचा ही नहीं, संभाग की बात नहीं है, जिले वाली बात को देखते हैं, कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, सोचते हैं, कमेटी बनाई, ये किया वो किया। मैंने कहा साहब एक भाई से एक भाई को अगर अलग कर रहे हो तो उसका मान सम्मान बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। अगर नीम का थाना जो हमारे जिगर का टुकड़ा है, अगर इसको सीकर जिले से अलग कर रहे हो तो सीकर जिले को संभाग दे करके हमको दोनों भाइयों को साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि संभाग मिलते ही तो फिर संभाग के कारण से हम सब एक हो जाते, नहीं तो फिर हम अलग हो जाते। तो उन्होंने आप सबके सामने है। और जब जिला आया तो जिले के तमाम ऑफिसर्स आए, कर्मचारी आए, अधिकारी आए। मुझे अच्छी तरह याद है
मेरे यहाँ जब कोई सरकारी कार्यालय की जमीन कटवा रहा हूं तो मेरे यहाँ क्षतिपूर्ति के लिए जमीन नहीं, क्षतिपूर्ति के लिए जमीन नहीं। तो मैंने कहा साहब जिले में कहीं से दे दो, तो पहले एक दो बार नीमका थाना से दे दी क्योंकि सीकर जिले का भाग था। लेकिन जब नीमका थाना अलग हो गया तो उसके बाद में मुझे क्षतिपूर्ति नहीं मिली। तो मैंने कहा कि साहब पहले तो एक ही था, आप दे दो क्या नहीं। मोदी जी ने कहा भाई देखो डोटासरा जी, आप चाहे अध्यक्ष हो, नीमका थाना हमारा अलग बन गया, हमारा अधिकार है, उसको आप छीन के मत ले जाओ, ये बात ठीक नहीं है, आप हमारी जमीन हमारे पास रहने दो। तो मैंने कहा भाई साहब मैं भी आपका ही हूं। बोलो आपके तो हो, मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मेरे जहन में दिन और रात सोऊं चाहे जगता रहूं, नीमका थाना ही मेरे जहन में रहता है, नीमका थाना ही मेरे जहन में रहता है। तो मैं समझता हूं ये सारी चीजें जो है वो हुई। और उसके बाद में आपको पता है, बोला जिला भी गया, संभाग भी गया, और अब तो नगर पालिका नगर परिषद भी गई। और राजू भाई सी ग्रेड की बना दी। मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी नगर पालिका सी ग्रेड की कभी हो नहीं सकती है। ये सरकार सी ग्रेड की है जो इस तरीके के विध्वंसक काम करती है, इस तरीके के नकारात्मक काम करने का काम कहती है। इस सरकार का तो कहने ही कैसा, भजनलाल जी तो भजनलाल जी है। मैंने कल सोमू में कहा था, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, मैं क्यों भजनलाल जी आपसे 1.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, आप एक काम कर दो, एक दिन मीडिया में आकर के एक मंच के ऊपर एक भजन गा के सुना दो, हम तो इसमें ही राजी हो जाएंगे। जब आपसे 1 रुपए का काम होता नहीं, आपके अधिकारी मानता नहीं, आपकी मंत्री आपकी मानता नहीं, मंत्री की अधिकारी मानता नहीं, एमएलए की मंत्री मानता नहीं, मंत्री का कोई पीए सुनता नहीं, तो फिर किस बात की सरकार है ये सरकार थोड़ी है, ये तो सर्कस है कि एक तुम्हारा मंत्री ये कह रहा है कि 8 करोड़ की बजरी रोजाना चोरी हो रही है और आप मुंह पर फेविकोल लगा करके बैठे हो। है कोरोना में अपन वो लगाते थे ना मास्क, तो मास्क में तो फिर भी बोल देता आदमी, लेकिन अगर फेविकोल से पट्टी लगा दो तो उसके बाद में मुंह होता है, बाकी बोला नहीं जाता है। तो ये स्थिति इस सरकार की बन गई है। आप देखिए 1 रुपए का काम बता दीजिए, सड़क का बता दो, इलाज जो हो रहा था उसमें कोई बजट आ रहा है तो बता दो, सारे बजट बंद हैं, आरजीएचएस बंद, प्राइवेट स्कूलों में बंद, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, 1.25 लाख टीचरों के पद खाली पड़े हैं। कितने? 1.25 लाख। और एक आपने शिक्षा मंत्री जी है, वहां का तो कहना ही के मैं तो वह ही है, बाने तो एक नेता मैं तो मेरी जिंदगी में देखा को नहीं, अब कहा देखबा को मौको मिले। जगह अधिकारियों ने बुला के विभाग की मीटिंग में कि आप बताओ गो पालते हो, तो अधिकारी गो पाले टाबर पाले मैं कह साहब टाबर पड़े ही कोनी, माऊं तो दोनों मियां बीवी नौकरी करवा जावा की गो पाला। बोलो गो पाला करो, एक गो के मूत्र में, एक बूंद मूत्र में 100 टन ऑक्सीजन होता है। बेटी को बाप बेरी ये मजो लिए है। अरे भाई अधिकारी रुमाली लावे, वो तो मुंडे के रुमाली लगा ले, नहीं लावे बिको थूक सो क्यों भैया क्या यार यहाँ को भाई मंत्री जोरा आए हो। अरे आप पेड़ लगा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं इन बच्चों के प्रवेश का समय है, इनका जो जीवन बनाने का शिक्षा देने का काम है, उस पर पेड़ लगाने लग गए आप कोई काम तो करो। आज नीमका थाना में पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, अगर कहीं है तो सबसे बड़ी किल्लत है। मैंने देखा है चाहे रमेश जी हो चाहे हमारे सुरेश मोदी साहब हो, पानी के लिए पैदल यात्राएं आपने की है और 8,000 करोड़ रुपए ये मोदी जी बैठे, इनके प्रयास से अशोक गहलोत जी ने, हमारी सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया और वित्तीय स्वीकृति जारी की थी कि ठीक नहीं की थी आप बताओ। और इन्होंने क्या किया, पहले बजट में भी आंख मांस दिया, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना ये हो जाएगा ये हो जाएगा, दूसरे बजट में भी बांस दिया
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई थी, उस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करके उस परियोजना को डंप करने का काम अगर किसी ने किया तो ये बीजेपी की निकम्मे सरकार है, इसने करने का काम किया। और अब क्या कह रहे हैं, जुमले दे रहे हैं, भागीरथ बन के आ रहे हैं, यमुना का पानी लाएंगे, यमुना का पानी लाएंगे। आज यमुना ने तो मत बदनाम करो, कहां से आ जाएगा यमुना का पानी? इन्होंने कहा था, सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी का पहला भाषण था कि 4 महीने में हरियाणा और राजस्थान दोनों की संयुक्त डीपीआर बनाने का काम हम लोग कर देंगे। कहा था नहीं कहा था? बताओ, कहा था? कितना महीना होगा? 18 होगा के? आप बताओ। 18 महीने बाद में हरियाणा के अधिकारियों ने इनके सामने रूबरू बैठ करके मीटिंग तक नहीं की। डीपीआर तो बहुत बड़ी बात होती है। आज पानी के लिए कितने लोग तकलीफ पा रहे हैं आप समझ सकते हो। पूरे खेतड़ी में नहीं, खेतड़ी में तो शायद पहले हमारी सरकार के समय आ गया था, उसके बाद में नीम का थाना, खंडेला, श्री माधोपुर, और क्या बात कर रहे हो। आजकल तो एक तोहफा अपने जिले को और मिला हुआ है, वो तोहफा तो बड़ा नायाब तोहफा है साहब। आप समझ गए होंगे, नहीं समझो तो मुझे कहना पड़ेगा। नहीं समझे? स्वायत्त शासन मंत्री हमको खर्रा साफ दिया। अरे साहब क्या साफा है, क्या देही है भगवान ने, इतनी अच्छी बनाई है। और काम पहली तो भाई साफ है टेढ़ो करता करता संभाग भेज दियो। और अब जिसका ये डिपार्टमेंट का मंत्री है, सीकर जिले का मंत्री होने के बावजूद आपकी नगर परिषद चलेगी, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है, ये मैं कहना चाहता हूं। खर्रा जी ए दिन रोजीना कोनी रे, खर्रा जी ए दिन रोजीना कोनी रे। फीटो तो थारो है, लेकिन वो राज जनता को है, राज जनता का है। ये बता दे कि आने वाले समय में न आप 100 साल मंत्री रहने हो, न आपकी सरकार रहनी है। आपको इस बात के लिए याद किया जाएगा कि सुरेश मोदी और गोविंद डोटासरा और कांग्रेस की सरकार ने नीम का थाना को जिला दिया और सीकर को संभाग दिया, नीम का थाना को नगर परिषद दी, और ये खर्रा जी एक ऐसे मंत्री आए जो खर्राटे लेकर के सोते रहे और सब कुछ अपने हाथ से पैरों तले से निकल गया। इसके लिए याद किए जाओगे। अब रोजाना बजान पड़ रहा है, सीकर में मास्टर प्लान बना रहा हूं, कांग्रेस ने गड़बड़ कर दी। अरे भाई चपड़ासी है, मंत्री है, ठीक कर दो। गड़बड़ करी उसको जेल के सलाखों में डालो, बेईमानी करी उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च कराओ। अगर किसी ने घोटाला किया है तो आप कार्रवाई करो, लेकिन आप ये कह करके नहीं बच सकते कि कांग्रेस ने गड़बड़ से आपका है। सवाल आपसे पूछेगी। अगर मास्टर प्लान नहीं आया तो सवाल आपसे पूछेगी। अगर नीम का थाना की नगर परिषद वापिस नहीं आई तो सवाल आपसे पूछेंगे। नीम का थाना का जिला नहीं आया तो सवाल आपसे पूछेंगे। सीकर का संभाग नहीं आया तो सवाल आपसे पूछेंगे। अगर कोई गरीब का इलाज नहीं हो रहा है तो सवाल आपकी सरकार से पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। अगर 1.25 लाख पद रिक्त हैं, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर सड़कें टूटी हुई हैं तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर कोई बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कब तक कांग्रेस को गाली देते रहोगे? हैं? कब तक गाली देते रहोगे? 18 महीने हो गए। सुन्न टूटी कि नहीं टूटी ये तो बताओ। बीजेपी की सुन्न टूटी है क्या? नहीं टूटी है। तो आप समझ सकते हो। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं, आखिरी बात, क्योंकि देखिए संविधान की बात ये कर रहे हैं तो बताना जरूरी है। आप बताइए एमएलए का चुनाव कितने साल से होता है? कभी ज्यादा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। संविधान में बनाया हुआ कॉलम है कि 5 साल से एमएलए का चुनाव होगा, 5 साल से एमपी का चुनाव होगा। होगा कि नहीं होगा? और 73वां और 74वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी ने किया था। उसमें 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के चुनाव
जो ये 3 टायर सिस्टम किया, उसमें 5 साल से अनिवार्य चुनाव होने जरूरी हैं। और 74वां संविधान संशोधन इसी के साथ किया था कि पंचायत, इसमें नगर निकाय में भी 5 साल से चुनाव होने अनिवार्य हैं। जब से ये संविधान में अमेंडमेंट होकर के 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में केवल एक बार, पिछली बार जब वैश्विक महामारी कोरोना आया तो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेकर के हमने चुनाव आगे पीछे करने का काम किया था। इसके अलावा 6 महीने से ज्यादा कोई भी पद रिक्त नहीं रह सकता, उसके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को कराने पड़ेंगे। ये कानून में, संविधान में प्रावधान है ना। भरतपुर का जिला प्रमुख का चुनाव हुआ क्या? 1.5 साल हो गए। गंगानगर का चुनाव हुआ क्या? 1.5 साल हो गए। सरदार शहर के अंदर एटीएम 10 बजे जिस दिन वोटिंग होनी है, विश्वास की बीमार हो जाता है। भादरा के अंदर वोटिंग होने वाले दिन एसडीएम के ध्वस्त हो जाते हैं। मंदोई पूरी सरकार के ध्वस्त हो रहा दिख है। देखो, कमरा में कैद है, शौचालय के सारे बेडरूम बना रखे है कि भाई सवाल ये है कि क्यों नहीं कर रहे। और भरतपुर में तो हद ही हो गई कि वहां पर उप जिला प्रमुख मौजूद होते हुए 15-18 महीने से जिला प्रमुख का जो चार्ज है वही कलेक्टर को दे रखा है, और सीओ और कलेक्टर ने मिलकर के स्टे ले रखा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की इज्जत धूल में मिल जाएगी अगर ये चुनाव करा दियो तो। समझेगा बात ना? तो ये सारी चीजें, अब मैं आता हूं जिसका आजकल बहुत ज्यादा बोलबाला है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। आप बताओ, मेरे जियाल के सीधे शाणे गरीब मास्टर के किसान परिवार में जलवेड़ा टाबर के ईडी देखबा को काई काम के काम मना बताओ। मन बैके बड़ा कप लियार चाय पाओ, मैं क्यों बाप की सोगन बड़ा कप है ही गोनी, थाने पीनी है तो हम ही पियो। जबकि मेरी लक्ष्मणगढ़ की जनता जके कप हम पियो ने, ईमानदारी की बात है, बम में पाई मचाए बेर करी 1-2 हापी तो भी लगो लिया। मैं कि आपको पता लगना चाहिए कि आप गलत जगह आ गए हो। यहां पर वो थोत नहीं है जो आप देखना चाहते हो। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी बीजेपी के नेता के, एक नहीं किसी को भी ले लो, ईडी भेज दो, गोविंद डोटासरा धन्यवाद देगा मोदी को कि तुम में दम है, संविधान के हिसाब से आप देश चला रहे हो। एक बीजेपी के नेता की ईडी नहीं जाएगी। अभी मेरे को मोदी जी बता रहे थे कि व्हाट्सएप के ऊपर इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। मैं ये बेड़ा करता जाओ, फाड़ता जाओ और ठट्टा बनाता जाओ, इनकी औकात नहीं है हमारा और आपका कुछ कर देंगे। हमने कभी गड़बड़ की नहीं तो हम क्यों डरेंगे? पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। और बेटी का बाप जा राठौड़ साहब, रामलाल शर्मा जी जे भाषण ठोकता मारे लिचमगढ़ में। मैं क्यों भाई लो आजे बाजे चुनाव बेरो बड़ा होता। अब मिलने जे टेके हैं, तेरी तक बैठ गई, मुझको मेरी को नहीं बेटी, थाकाली बेईमानी थाना खाएगी। मेरी तक तो को नहीं बेटी, मैंने तो प्यार करे, आशीर्वाद दे लक्ष्मणगढ़ का लोग, लेकिन थारी झूठ बोलवा के बावजूद भी आडी आई कोनी के सल्टगा। लेकिन पूरे राजस्थान में मेरे की झूठ ने पूरी तरह एक्सपोज को नहीं कर पाया। इसकी वजह से अच्छी योजना, अच्छी सरकार, अच्छा नेतृत्व है, उसके बावजूद सरकार नहीं आई। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से जब एमपी का चुनाव आया तो इनके 11 मोर्य बुलाने का काम किया। 11 मोर्य नगर पालिका और पंचायत समिति हम बुला देशो जा तो गोविंद डोटासरा को अनुसार तक है। अरे वो तेरा और मेरा अरबी को नाम हो जाएगा और भी को कर जाएगा, ये सब एक रोगा। मैं थाने विश्वास दे रहा हूं, मैं मेरा अनुभव से कह रहा हूं, सबको कुछ न कुछ मिलेगा। अगर हम एक रहे तो सबको कुछ न कुछ मिलेगा। कोई नीम का थाना से लड़ लेगा, कोई जयपुर से लड़ लेगा, कोई और परिसीमन में दूसरी हो जाएगी तो लड़ लेगा, कोई प्रधान बनेगा, कोई प्रमुख बनेगा,
कोई नगर पालिका का सभापति बनेगा, कोई नगर परिषद का सभापति दोबारा नगर परिषद बढ़ा करके बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि समय है हम सबको एकजुटता के साथ में रह करके इस देश को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है और इस संविधान को बचाना है। अगर ये संविधान नहीं रहा तो ये लोकतंत्र भी नहीं रहेगा और ये देश भी नहीं रहेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक बात आखिरी में 1 मिनट की कह करके बात समाप्त करूंगा। अभी मेरे को कोई कह रहा था कि साहब सुमित मोदी जी सामने बैठे, सुमित ही नाम है, कह रहे थे तो भाई जी ए मोदी जी 78 का और भी है, अगर जा तो सामने बैठना पड़ची हो। मैं जब ये भाषण दे रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि आपकी आवाज में जादू है। तो 2 इस तरीके के नीम का थाना की पैरवी करने वाले दोनों स्तंभ, बाकी हम सब साथ में। अगर सुरेश मोदी और रमेश खंडेलवाल एक हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ये मैं कह के जा रहा हूं। आप सब ने मुझे बुलाया, आप सब एक रहो, नेक रहो, संविधान को बचाओ, प्रजातंत्र को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, कांग्रेस को मजबूत करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने एमएलए साहब, आपके दोनों ब्लॉक अध्यक्षों ने, संगठन के लोगों ने, तमाम टीम ने मेरा बुला करके जो मान सम्मान किया है, ये जिंदगी भर मैं सजो करके रखूंगा। उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि एक